हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू आवर हड़प्पन जर्नी। लास्ट टाइम हमने हड़प्पन के टाउन प्लानिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और आज डिस्कस करते हैं उनके वाटर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, सो वाटर मैनेजमेंट, द हड़प्पन गेव मच इंपॉर्टेंस टू द वाटर मैनेजमेंट एंड द क्लीनलीनेस। अब हड़प्पन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे उनके जो हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से लगता है कि वाटर मैनेजमेंट और क्लीनलीनेस पे, दोनों पे वो बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। दे ऑफन हैड अ सेपरेट एरिया फॉर बेदिंग इन देयर होम्स। तो अब सोचो उस टाइम के जमाने में भी, आज जब हम इंडिया में भी देखोगे कि बहुत छोटे छोटे घर होते हैं तो वहां सेपरेट एरिया बाथिंग का नहीं होता है। लोग रहते हैं, नहाने के लिए बाहर चले जाते हैं नदी के किनारे या विलेज में, दूसरे एरिया में नहाते हैं सारे लोग में, मतलब या कोई अलग ओपन एरिया में बात करते हैं। लेकिन सोचो आज से 4,500 पहले जो हड़प्पन के घर बनते थे वो उस तरह से बनते थे कि घर में ही एक सेपरेट एरिया होता था बाथिंग के लिए, नहाने के लिए। और इसका मतलब कि वो क्लीनलीनेस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि नहाना धोना यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं कि बस ये है। तो इतना उस टाइम पे भी, जगह कम होने पे भी वो हर घर में एक सेपरेट एरिया होता था नहाने के लिए, बाथरूम। ठीक है, दे ऑफन हैड अ सेपरेट एरिया फॉर बेथिंग इन देयर होम्स ओनली। इसलिए वन ऑफ द रीजन है कि पब्लिक जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, जो पब्लिक बात था, जो ग्रेट बात था, वो उसको अब ये लोग नहीं मानते हैं कि वो पब्लिक बाथिंग के लिए यूज होता था, क्योंकि इंडिविजुअल सबके घर में अपना बाथरूम हुआ करता था। तो लोग लगता था सबके पास खुद का बाथरूम है तो लोग क्यों जाएंगे बाहर नहाने के लिए। ठीक है, बट किसी को पता नहीं रीजन। सो दे ऑफन हैड सेपरेट बाथिंग एरिया इन देयर हाउस एंड दीज वर कनेक्टेड टू अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स। अब एक दूसरा वर्ड जो हड़प्पन का बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एक तो उनके स्ट्रीट्स वाइड थे, परपेंडिकुलर था, दूसरा उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेस्ट था। मतलब हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम को वन ऑफ द बेस्ट था उनके टाइम का। इनफैक्ट दूसरे सिविलाइजेशन में भी उतना डिटेल और उतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं देखा गया था। ठीक है, तो यानी कि हर हाउस में इंडिविजुअल बाथिंग एरिया, मतलब हाउसेज में ऑफन ऑफन मतलब यही है कि ज्यादातर हाउस में, नॉट ना कि सारे हाउस में, ज्यादातर हाउस में सेपरेट बाथिंग एरिया था एंड दैट वाज कनेक्टेड विद अ लार्जर नेटवर्क ऑफ ड्रेन। तो नेटवर्क ऑफ ड्रेन था, यानी हाउसेस से अपना छोटा ड्रेन जाता होगा जैसे आज के टाइम में होता है, वही छोटा ड्रेन बड़े ड्रेन में मिला, वो फिर सबसे मेन ड्रेन में मिलता होगा। विच जनरली रैन बिलो द स्ट्रीट एंड टुक द वेस्ट वाटर अवे। और वो ये जो था वो स्ट्रीट के नीचे बहता था। रैन बिलो द स्ट्रीट मतलब बिलो द स्ट्रीट का मतलब साइड में भी बहता था, जैसे आज के टाइम में होता है, मतलब स्ट्रीट के हाइट से नीचे बहता था। ठीक है, एंड टुक द वेस्ट वाटर अवे। ठीक है, तो अब ये एग्जांपल है ड्रेनेज सिस्टम इन द लोथल। अब ये देखो ड्रेनेज सिस्टम इन द लोथल, हो सकता है ये हाउस होगा, ये बाथरूम का एरिया होगा, यहां से ये ड्रेनेज मिला, ये तुमको ये देखो ये वाला ड्रेनेज मिला छोटे ड्रेन में, और फिर ये ड्रेनेज मिल गया ये बड़े वाले ड्रेन में। ठीक है, तो एक तरह से स्लांटिंग भी है, और ये तुम्हारा स्ट्रीट है, तो स्ट्रीट के नीचे तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम था जो कि पानी ले जाता था इसमें। जनरली मोस्ट प्रोबेबली ये कवर होता होगा और कहीं कहीं पे क्लीन करने के लिए जगह था, दैट वी विल रीड अहेड। तो इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज था, मतलब एक घर से लेकर घर, हर घर इंडिविजुअल घर में का मतलब ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड था। और वो इस तरह से, देखो घर से ड्रेनेज सिस्टम आया, फिर वो ड्रेनेज सिस्टम बड़े ड्रेनेज सिस्टम में मिल गया। एंड नाउ सी द सेकंड थिंग इज द स्लोप। तुमको दिख रहा होगा कि ये स्लोप नीचे है, मतलब यहां से ये सीधा आया, यहां से यहां नीचे आने में ये देखो स्टेयर्स यूज हो रहा है, मतलब ये थोड़ा हायर एलिवेशन पे, ये लोअर एलिवेशन पे, और ये स्लोप मदद करता है वाटर को या वेस्ट मटेरियल को इजिली फ्लो करने के लिए। तो सोचो उस टाइम पे इतना अच्छा स्ट्रक्चर और इतना प्रिसाइज से ये बना हुआ था। तो ये कहां का एग्जांपल है हमारा, ड्रेनेज सिस्टम लोथल, गुजरात लोथल का एग्जांपल है। विच जनरली बिलो द स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट के नीचे। तो ये देखो ये स्ट्रीट है और उसके नीचे बहता था, मतलब स्ट्रीट के हाइट के नीचे। आज भी तुम देखोगे अगर जो अंडर पाइप अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है शहर में, तो स्ट्रीट के बगल में, रोड के बगल में ही नाले बहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम भी यही था। इन मोहनजोदारो पीपल ड्रीव वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ द वेल्स। तो अब ये हम वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वाटर मैनेजमेंट में सबसे देखो, अगर पानी के मैनेजमेंट के बारे में बताने
का अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि अच्छा वाटर मैनेजमेंट में दो मेजर चीज क्या है, एक तो पानी का आना और फिर पानी का जाना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो तो वाटर मैनेजमेंट का दो चीज इंपॉर्टेंट है कि एक तो जो मेरा एरिया है कहीं ना कहीं से उसमें पानी आए, और फिर जो पानी यूज हो और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो तुम्हारा एक आउटलेट भी होना चाहिए, इन और आउट दोनों। यही तुम्हारा कंप्लीटली, और ये सस्टेनेबल होना चाहिए, ये तुम्हारा वाटर मैनेजमेंट का है। तो आउट का हमने देख लिया कि ड्रेनेज सिस्टम था, लिटरली जहां से घर से, जहां से जो भी हो घर का, स्ट्रीट का, हर जगह के जो वेस्ट वाटर था या एक्स्ट्रा वाटर था वो ड्रेन होकर इन ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू निकल जाता था। अब पानी आता कैसे था, तो मोहनजोदारो, इन मोहनजोदारो स्पेसिफिकली पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ द वेल मेड अप ऑफ ब्रिक्स। तो यानी इनफैक्ट अराउंड 700 मोहनजोदारो में, मोस्ट प्रोबेबली मोहनजोदारो में ही अराउंड 700 ब्रिक्स मिले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ, एक सेकंड बस देख लेता हूं, वेल्स इन मोहनजोदारो, तो अराउंड 700 वेल्स मिले हैं मोहनजोदारो में। तो इन मोहनजोदारो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ द वेल्स मेड अप ऑफ ब्रिक। ठीक है, यानी कि मोहनजोदारो में आप 700 वेल्स थे, तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर ऑलमोस्ट सब लोग जो अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट था वो उन वेल से मीट कर लेते थे। तो यानी पानी का इन आने का क्या था, और जो रास्ता था वो था वेल्स, वेल से पानी निकालो, उससे नहाओ पियो, खाना बनाना है जो करो, और जो पानी का एग्जिट का रूट था वो था ये सारा ड्रेनेज सिस्टम। ये मोहनजोदारो में थे। दूसरे रीजन में वेल्स हैं बट इतने ज्यादा वेल्स नहीं है जितने यहां मोहनजोदारो में थे। बट इन अदर रीजन इट मे हैव बीन फ्रॉम पॉन्ड्स, बट दूसरे रीजन में मे बी लोग, जैसे आज भी राजस्थान और गुजरात के थोड़े ड्राई एरिया में लोग पानी भर के लाते हैं, चाहे नल से या पॉन्ड से, और फिर यूज करते हैं। तो हो सकता है दूसरे जो रीजन में पॉन्ड्स से पानी लाते थे या नियर बाय जो स्ट्रीम्स बहती होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि ये उस टाइम पे ये जो सारे इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन था ये रिवर के साइड में ही बना रहता था। तो रिवर से, एक कैनाल से पानी निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं उनके लिए, तो या तो स्ट्रीम से लेते होंगे या तो पॉन्ड से लेते होंगे, पॉन्ड्स मतलब तो तालाब हो गया, या ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर। अब चूंकि ये हड़प्पन है, डैडी हैं चीजें कंस्ट्रक्ट करने में, तो ये रिजर्वॉयर, वाटर का रिजर्वॉयर भी बना देते थे उन एरिया में जहां पे हो सकता है वेल डग करना उतना ज्यादा फिजिबल नहीं होगा। तो बड़ा, जैसे आज के भी टाइम में जो आर्टिफिशियल पॉन्ड बनता है, वो सोचो उस टाइम ये लोग आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाते थे, रिजर्वायर एक तरह से वाटर स्टोरेज एरिया, उसमें पानी, रेन भी वाटर स्टोर हो सकता था, और दूसरे जगह भी पानी, दूसरे जगह से भी तुम पानी लाके वहां स्टोर कर सकते थे। मोस्ट प्रोबेबली रिजर्वायर में रेन के थ्रू ही पानी आता है। ठीक है, रिजर्वायर इज अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, जहां पे पानी स्टोर के लिए रखा जाता है। आज भी राजस्थान और दूसरे एरिया में जहां पे वाटर की स्कार्सिटी है, वहां पे घर के नीचे या इस तरह के रिजर्वायर लोग रखते हैं जहां पे बरसात के टाइम में से पानी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो उस टाइम भी ह्यूमन मेड रिजर्वायर थे। तो जैसे मोहनजोदारो है वो तो अपनी सारी जरूरत, 700 वेल है तो सबके लिए वेल है, या ऑलमोस्ट सभी लोग अपने वेल से यूज करते थे। दूसरे रीजन में जो लोग पानी का इन वाला सिस्टम था वो पॉन्ड्स, हो सकता है कहीं तालाब होगा वहां से ले आते होंगे, नियर बाय स्ट्रीम से ले आते होंगे, या ह्यूमन मेड रिजर्वायर था वहां से ले आते होंगे। ठीक है, इन द केस ऑफ धौलावीरा इन रन ऑफ कच्छ गुजरात, द लार्जेस्ट रिजर्वायर मेजर 73 मीटर इन लेंथ। अब देखो, जैसे धौलावीरा में जो लोग थे वो रिजर्वायर से पानी लेते थे, और जो लार्जेस्ट रिजर्वायर है वो 73 मीटर है। 73 मीटर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, 73 मीटर का। ये देखो, ये तुम्हारा जो ग्रेट बार्थ था ये 12 मीटर यहां था और 7 मीटर यहां था, जहां लोग नहाते थे वो इतना बड़ा दिख रहा है, और वो सोचो वो 73 मीटर का लेंथ में, तो बहुत बड़ा था धौलावीरा में। दे आर द लार्जेस्ट रिजर्वायर। ठीक है, इन द क्लास एक्टिविटी मेजर द लेंथ ऑफ द क्लासरूम कर लो, अपने घर का कर लो, उससे तुमको आइडिया हो जाएगा कि मीटर कितना बड़ा होता है। मीटर इतना बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, 73 तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इन धौलावीरा
इन धौलावीरा एटलीस्ट 6 लार्ज रिजर्वॉयर्स वर बिल्ट। अब धौलावीरा का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे कि तुम्हारा मोहनजोदारो फेमस है वेल्स के लिए, हमारा धौलावीरा फेमस है अपने रिजर्वॉयर्स के लिए। तो वहां पे एटलीस्ट कम से कम 6 लार्ज रिजर्वॉयर्स मिले, और इसमें जो सबसे लार्जेस्ट है वो 73 मीटर लार्ज है। वर बिल्ट विथ स्टोन्स और इवन कट इनटू द रॉक्स। तो अब देखो, याद है तुमको धौलावीरा में हमने यहां पढ़ा था कि धौलावीरा में थोड़ा डिफरेंट है। धौलावीरा इंडस वैली का है बट हम थोड़े अलग हैं, हमें अपने में मत गिनो वाली बात है। तो इनकी अलग कैरेक्टरिस्टिक है, इनके टाउन 2 के जगह 3 पार्ट्स में थे, प्लस यहाँ पे स्टोन्स का ज्यादा यूटिलाइज था। तो मोस्ट प्रोबेबली देखो, मान लो जो दूसरे रीजन थे इंडस वैली के, वो एकदम ही अगर कोई रिवर प्लेन में होगा, तो जो रिवर वाले प्लेन में है वो सॉइल इजीली मिलता है, तो वहां ब्रिक्स बना के काम चलाते थे, ठीक है। क्योंकि वहां रिवर वाले प्लेन में देखोगे डिपोजिशन के वजह से, जैसे आज में गंगेटिक प्लेन में देखोगे डिपोजिशन के वजह से बहुत सॉइली सॉइल होता है, वहां पत्थर इजीली नहीं मिलता है, ठीक है। तो वहां पे ब्रिक चलता था। लेकिन धौलावीरा वाला एरिया गुजरात के टाइम के तरफ पड़ता है, वहां पे उतना ज्यादा डिपोजिशन नहीं होगा, वहां पथरीला आसपास एरिया होगा। सो इसलिए वहां के घर के कंस्ट्रक्शन में भी पत्थर यूज मिले हैं, ठीक है। और वहां पे रिजर्वायर, ये देखो ये पत्थर था तो इसको कट करके रिजर्वायर बना है। ये देखो ये पत्थर को काट के ये पानी का रिजर्वायर बना है। और ये देखो ये वाला जो रिजर्वायर है ना, या ऐसा नहीं है कि चारों तरफ कोई रूम है ग्रेट बाथ की तरह, तो हमें पता है कि ये पानी स्टोर करने के काम आता था। हो सकता है ये स्टेप क्लीनिंग के काम आता होगा, लेकिन कोई दूसरे स्ट्रक्चर नहीं है जो शो करें कि ये तुम्हारा कोई रिचुअल के लिए यूज होता था। तो ये वाटर स्टोरेज के लिए यूज होता था। तो ये देखो कितना अच्छा है कि ये हमारा लार्ज रिजर्वायर ऑफ धौलावीरा है, मेजरिंग 33 मीटर। तो धौलावीरा का वो 73 वाला मीटर तो दिखाया भी नहीं, वो इतना बड़ा था, ठीक है। तो ये वाला रिजर्वायर 33 मीटर है तुम्हारा लेंथ इसका। तो ये जो लेंथ है तुम्हारा, एक सेकंड चलेगा, ये जो लेंथ है ये तुम्हारा 33 मीटर वाला लेंथ होगा। और ये देखो कितना, ये यहां पे देखो कि कोई ब्रिक का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है तुमको, तो यानी कि ये स्टोन को कट करके बनाया है। स्टोन कट करके, ये स्टोन वाला एरिया था, उसको स्टोन को कट करके ये स्ट्रक्चर बना। और साइड में अगर जरूरत पड़ी होगी कि स्टोन से वॉल कर दिया है, और जहां पे जरूरत होगी वहां पे देखो यहाँ पे ब्रिक भी यूज किया है। तो मिक्स है, तो स्टोन कट करके जहां पे जरूरत पड़ी स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए, जैसे ये सीढ़ी बनाने के लिए वहां ब्रिक यूज कर दिया। और जहां पे बेस वेस अगर स्टोन का देना है तो वो स्टोन को, यहाँ पे देखो ये स्टोन को कट करके ये पूरा स्ट्रक्चर वाटर रिजर्वायर का बना है, ठीक है। तो ये हमारा धौलावीरा का स्पेशलिटी है। यहाँ 6 एटलीस्ट, मतलब कम से कम 6 तो, या बाकी साइट खुदती है, वहां पे आइडेंटिफिकेशन होता है, तो धीरे धीरे पता चला। बट अब तक की खुदाई से जो कंफर्म है वो 6 एटलीस्ट रिजर्वायर तो हैं, जिसमें सबसे बड़ा 73 मीटर वाला लंबा है, और ये वाला जिसका फोटो है वो 33 मीटर वाला लंबा है, ठीक है। वर बिल्ट विथ स्टोन्स, देखो यहाँ कुछ स्टोन से बने हैं और कुछ इवन कट इन द रॉक, रॉक को कट करके बने हैं। मोस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेनेज फॉर इफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और जो रिजर्वायर थे वो आपस में भी कनेक्टेड हैं अंडरग्राउंड, उससे क्या बोलते हैं, कनेक्टेड अंडरग्राउंड ड्रेन, ताकि इफिशिएंट ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। कि कहीं मान लो कि देखो इस रिजर्वायर में आसपास से भी पानी आता है, तो जिस रिजर्वायर में ज्यादा पानी है वो फिर दूसरे रिजर्वायर में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली, यानी कि ये आपस में, ये एक रिजर्वायर है, यहाँ पे दूसरा रिजर्वायर है, यहाँ तीसरा रिजर्वायर है, और फिर अंडरग्राउंड ड्रेनेज से ये आपस में कनेक्टेड भी होंगे, ताकि जब अगर एक में कोई भी रीजन से अगर तुम आर्टिफिशियली भी पानी भर रहे हो कहीं से लाके, ये फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दूसरे में भी, ठीक है। या रेन वाटर में किसी एक में ज्यादा पानी भर गया तो यहां भी हो गया, तो वो नहीं है। और जब खाली हुआ, कहीं ज्यादा यूज हो रहा है, अगर मान लो यहां से ज्यादा यूज हो रहा है, तो फिर इसका पानी जाएगा। अब जो भी रीजन होगा, तो इस तरह से चीजें क्लियरली लिखी हैं कि मोस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड थ्रू द अंडरग्राउंड ड्रेन फॉर इफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्ट करे, वो आज से 4,500 साल पहले हमारे पूर्वज ऑलरेडी इस तरह का स्ट्रक्चर बना रखे थे, जहां पे इफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग होता है। स्पेशली रेन वाटर को प्रॉपरली हार्वेस्ट और स्टोर करके तुम रखते हो बाद में यूज करने के लिए जब ड्राई सीजन रहेगा, ठीक है। मस्त है, क्लियर है चीजें। ये क्या है, धौलावीरा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Imagine a large number of workers required to build such a network of reservoir. अब खुद सोचो, देखो
पत्थर काट के बनाना है इस तरह का रिजर्वायर, वो भी इतना दिमाग लगा के, हर चीज प्रिसाइज होनी चाहिए। यहां से अगर सब रिजर्वायर को तुम पहले से बनाओगे ताकि उसको आपस में कनेक्ट किया जा सके, उनका साइज और हर चीज, तो देख रहे हो इसको, मतलब इतना आसान नहीं है इस तरह का रिजर्वायर या दूसरी चीजें बनाना, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम बनाना, रिजर्वायर बनाना। तो इसमें क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड होंगे टू बिल्ड सच नेटवर्क ऑफ रिजर्वायर। हु डू यू थिंक ऑर्गेनाइज दिस वर्क एंड गिव देम प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन। अब ये तुम्हारे लिए है कि थिंक करो, सोचो करो कौन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मोस्ट हो सकता है उनका कोई अपना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो किंग के अंडर काम करेगा, ऑब्वियसली किंग या जो भी किंग हुए भी कि नहीं है, हो सकता है इलेक्टेड हेड हो उनके, या हो सकता है ओलिगार्की सिस्टम हो जहां मल्टीपल आदमी मिलकर राज करते हो। एग्जैक्टली क्या था वी डोंट नो, बट जो भी था एक ऑब्वियसली रूलिंग अथॉरिटी होगा कोई ना बंदा, वरना इतना प्लान्ड वे में, इतना क्या कहते हैं उसको, प्लैंड और सिंक्रोनाइज्ड वाला वर्क पॉसिबल नहीं होता है जब तक एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी ना हो। तो कोई ना कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी होगी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे यहां म्यूनिसिपैलिटी होती है, वहां भी कुछ ना कोई एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो इस तरह का वर्क को देखता होगा। बाकी इट्स अप टू यू, तुम कुछ और भी सोच सकते हो। ऑर्गेनाइज देयर वर्क एंड प्रिसाइज टाइमिंग। हाउ डू यू थिंक दे वर पेड इन लेबर। अब उनको कैसे पे करते होंगे। देयर वॉज नो मनी एट द टाइम इन अ वे वी हैव टुडे। उस टाइम कॉइन्स नहीं हुआ करते थे, उस टाइम इवन ट्रेड भी बार्टर सिस्टम में होता था। बार्टर सिस्टम मतलब तुम एक चीज दो और दूसरी चीज लो। मुझे एक चीज चाहिए, मेरे पास एक चीज है, तुम्हें एक चीज चाहिए, तुम्हारे पास एक चीज है। अगर हम दोनों की रिक्वायरमेंट और डिमांड और सप्लाई मैच करती है तो मैं ये चीज तुम्हें दूंगा, बदले में तुमसे चीजें ले लूंगा। तो उस टाइम वो था, कोई मनी सिस्टम नहीं था, इसलिए वहां पे कोई वैसा कॉइन नहीं मिला है। हड़प्पन सिस्टम में सामान बहुत मिले हैं। तो हो सकता है उनको ग्रेन से पे किया जाता होगा, ग्रेन इसलिए बड़ी बड़ी ग्रेनरी है जिसमें ग्रेन स्टोर करके रखता होगा कि जैसे जैसे काम होगा लोग डिस्ट्रीब्यूट करता होगा ग्रेन, कुछ भी होगा, यू आर फ्री टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। या हो सकता है लोग ही इतने अच्छे हों कि भैया हमें बस खाना दे दो, कोई वैसा पैसा नहीं चाहिए। अब जो भी उनका होगा यू आर फ्री। जो कि सबसे ज्यादा प्रोबेबल लगता है कि देवर पेड इन ग्रेन्स, और कुछ चीजें होंगी जिसमें जो डेली की चीजें उसमें उनको पेमेंट किया जाता होगा। ग्रेन जो खाने की चीजें हैं, ठीक है, इसलिए बड़ी बड़ी ग्रेनरीज हैं वहां पे। सिंस द रिजर्वायर नीडेड टू बी क्लीन्ड एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब एक तो बनाना उनको, और दूसरा ये एक नहीं बना के छोड़ दिया, जैसे कि बहुत बार इंडिया के कुछ इसमें होता है कि बना दिया उसके भूल गए, रोड टूट रही है, पानी वाला जो तुम्हारा नाला है वो जाम हो रहा है, टैंक गंदा हो गया। नहीं, अगर वैसा होता तो वो सोसाइटी मतलब इतनी साल तक, 700 साल तक इतने अपने पीक पे सरवाइव नहीं कर पाती। तो ऑब्वियसली, और चूंकि वो पीने का पानी था, यहां की तरह कोई सप्लाई वाटर नहीं आता था, तो उस रिजर्वायर को टाइम टू टाइम क्लीन भी किया जाता होगा। एंड देयर वाज सम लोकल, सो since the reservoir needed clean from time to time, was there some local authority to manage their maintenance? क्या लगता है कोई local authority होगी? Most probably होगी। What clues do we get from all this about a city's ruler and municipal administration? तो क्या clue मिलता है? तो मे भी clue मिलता है कि efficient होंगे, effective हैं, मतलब city के ruler plus उनका administration. Use your imagination and discuss with your teacher, archaeologist, also Archaeologists also discuss these questions and the answer are not always final. इसलिए ये हड़प्पन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे एविडेंसेस है तुम्हारे पास में, असल में क्या है किसी को नहीं पता। तो तुम इस एविडेंस को लेके खुद से एनालाइज बनाओ, खुद की थ्योरी बनाओ और उसको अपने लोगों के पास रखो। अगर तुम क्लास 6 के स्टूडेंट हो, आपस में डिस्कस करो, टीचर के साथ डिस्कस करो, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे टीचर डिस्कस करेंगे। और अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हो, दूसरे एस्पिरेंट के साथ डिस्कस कर सकते हो, या खुद ऐसे बैठ के सोचो, ठीक है, अगर अकेले पढ़ रहे हो तो दिस इज अ फन एक्टिविटी। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट डिड हड़प्पन ईट्स। अब वो खाते क्या थे, मतलब अब उनके एग्रीकल्चर और क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो हमने उनका शहर का आर्किटेक्चर देख लिया, हमने उनका वाटर मैनेजमेंट देख लिया। वाटर मैनेजमेंट एक तरह से तुम्हारा एक तो उनका ड्रेनेज सिस्टम, पहला एग्जिट के लिए वाटर मैनेजमेंट, और पानी लाने के लिए मोहनजोदारो जो जैसे इसमें तुम्हारा वेल्स है, धौलावीरा जैसे इसमें वाटर रिजर्वायर है, दूसरे में रिजर्वायर भी हो सकता है, पॉन्ड्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हो सकते हैं। अब आते हैं व्हाट डिड हड़प्पन ईट्स। हड़प्पन खाते क्या थे। द हड़प्पन क्रिएटेड मेनी ऑफ देयर सेटलमेंट्स अलोंग द बैंक ऑफ द लार्ज और स्मॉल रिवर्स। तो ऑब्वियसली हड़प्पन ज्यादातर सेटलमेंट बैंक्स, लार्ज और स्मॉल रिवर्स के साइड में है, इसलिए ऑब्वियसली इसको
इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इसलिए ही कहते हैं क्योंकि ये इंडस रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी सरस्वती रिवर, और ऑब्वियसली उस टाइम पे उसके ट्रिब्यूटरी या स्ट्रीम्स उसमें मिलते होंगे, उनके उसके बेसिन या उसके रीजन में ही पड़ते हैं। ठीक है, तो हड़प्पन क्रिएटेड मेनी ऑफ देयर सेटलमेंट अलोंग द बैंक ऑफ द लार्ज और स्मॉल रिवर। दिस इज अ लॉजिकल चॉइस, ऑब्वियसली लॉजिकल चॉइस है, जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, फॉर जस्ट ईज ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर आज सप्लाई में आ जाता है पाइप के थ्रू, उस टाइम नहीं था। तो वाटर एक ऐसी चीज है जो रोज चाहिए, हर कुछ घंटे पर पीने के लिए चाहिए, या रोज नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, एनिमल्स के लिए, हर चीज के लिए चाहिए। तो पास्ट में जो लोग रहते थे वो एक ऐसे जगह पे रहते थे जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी एटलीस्ट इजीली हो। इसलिए तुम देखो कि जो पास्ट के जो भी सिविलाइजेशन था, चाहे मेसोपोटामिया का था, चाहे इजिप्ट का था, वो कोई ना कोई रिवर के बैंक पे था। एंड आवर सिविलाइजेशन वाज नो डिफरेंट, हम भी इंडस और सरस्वती रिवर के मतलब रीजन में थे। ठीक है, ताकि वाटर इजीली एक्सेसिबल हो, बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए भी रिवर का साइड वाला इजी है क्योंकि वाटर है, प्लस रिवर के साइड वाला लैंड। वी ऑलरेडी नो कि फ्लड प्लेन जो होता है, फ्लड प्लेन वो है कि जब रिवर फ्लड करती है, जितने एरिया को फ्लड से भर देती है और चली जाती है, वो एरिया जहां पे रिवर अपना लाया हुआ डिपॉजिट करती है एलुवियल, वो काफी फर्टाइल एरिया होता है। तो वो दैट इज गुड फॉर द एग्रीकल्चर ऑल्सो। सिंस रिवर एनरिच द सॉइल अराउंड देम, रिवर एनरिच करती है सॉइल अराउंड देम, और वो एनरिचमेंट फ्लड से ही होता है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग हैव शोन दैट द हड़प्पन ग्रू सीरियल्स। और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, जो उनका आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग मिला, और ये बहुत बार ना उस तरह का मिलता है, अगर नेचुरल फॉर्म में ग्रेन रहता है तो वो सर्वाइव नहीं करता क्योंकि वो सड़ जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। बट बहुत बार ना कुछ ग्रेन्स जल जाते थे, जले हुए ग्रेन्स मिले, हो सकता है कभी आग लग गया होगा या किसी आदमी का खाना जल गया होगा और फिर उसने फेंक दिया होगा। अब जो चीज ग्रेन्स जल जाते हैं वो फिर उसमें वो डिकम्पोज नहीं करते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस तरह से आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग हड़प्पन में मिले हैं, या और भी दूसरे तरीके से भी ग्रेन मिले होंगे, हो सकता है कहीं स्टोरेज में मिले होंगे तो उसका केमिकल कंपोजिशन से है, या कभी हो सकता है किसी प्रिजर्व फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल जो भी तरीके से मिले हों, जो भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग था, हैव शोन दैट हड़प्पन ग्रू सीरियल्स। हड़प्पन सीरियल्स ग्रो करते थे, कौन कौन से, जैसे बार्ली ग्रो करते थे, व्हीट ग्रो करते थे, सम मिलेट्स एंड सम राइस। तो ये बार्ली, व्हीट, मिलेट, राइस एंड इन एडिशन टू पल्सेस एंड वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, तो ये सारी चीजें ग्रो करते थे। और आज तक हम इंडियंस यही चीजें ग्रो करते हैं। बहुत सारे रीजन में बार्ली हुआ, व्हीट हुआ, गेहूं हुआ, तुम्हारा मिलेट्स हुआ, तुम्हारा राइस हुआ, जो चावल है, ये आज भी ग्रो करते थे, वो तब भी ग्रो करते थे एक तरह से, इसलिए तरह से कंटिन्यूशन। ठीक है, इन एडिशन टू पल्सेस, उसके अलावा ये भी एविडेंस मिला कि वो दाल भी ग्रो करते थे। मे बी पल्सेस जो दाल होते हैं, जैसे चना का दाल हो गया, अरहर का दाल हो गया, वो दाल भी ग्रो करते थे, सीरियल्स भी ग्रो करते थे, एंड वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स भी ग्रो करते थे, इसके भी एविडेंस मिले हैं। सो दे वर आल्सो फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो कॉटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाने के अलावा एग्रीकल्चर में वो कॉटन भी ग्रो करते थे। कपड़े, ऑब्वियसली कपड़ा बनाने के लिए कॉटन यूज करते होंगे। तो दे वर द फर्स्ट इन यूरेशिया। यूरेशिया क्या है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, यूरोप प्लस एशिया, यानी कि पूरा यूरोप और पूरा एशिया में मिला के फर्स्ट पीपल टू ग्रो कॉटन वर द इंडस वैली, मतलब हड़प्पन पीपल। ठीक है, तो वी आर, हम हैं एक तरह से कॉटन के ओरिजिनेटर। सो दे वर also the first in Eurasia, Europe plus Asia में they were the first civilization to grow cotton, which they used to weave into clothes. So cotton को यूज करते थे क्लोथ बनाने के लिए, and they तो यूज करते थे। ठीक है, खाने के लिए सीरियल्स थे जिसमें बार्ली, व्हीट, मिलेट्स और राइस था। उसके अलावा वो पल्सेस भी ग्रो करते थे, और उसके अलावा वेजिटेबल्स भी ग्रो करते थे। एग्रीकल्चर में खाने के अलावा वो कॉटन ग्रो करते थे, जिससे वो कपड़े बनाते थे। ठीक है, पहनते होंगे और उसको ट्रेड भी करते होंगे। उसके अलावा दे मेड फार्मिंग टूल्स, फार्मिंग के टूल भी बनाया था, इंक्लूडिंग द प्लॉ। तो जो ये तुम्हारा हल है, जो आज के टाइम में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हल यूज होता है। तो एक तरह से ये भी कल्चरल उनका कंटिन्यूएशन शो करता है कि आज भी जो हल का स्ट्रक्चर है वो इसी तरह का हल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो दे इंक्लूडेड द प्लॉ
सम ऑफ विच कंटिन्यू टू बी यूज बाय द मॉडर्न डे फार्मर। तो आज तक फार्मर यही प्लॉ यूज करते हैं और वहां उस टाइम भी एग्रीकल्चर के लिए ऐसा ही प्लॉ यूज किया जाता था। तो इसीलिए दीज और भी आगे तुम बहुत एग्जांपल पढ़ोगे कि दे वर नॉट द डिफरेंट पीपल जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, दे वर द सेम पीपल, हमारे ही पूर्वज थे जो वहां रहते थे। कुछ रीजन हुआ होगा जिसकी वजह से एज अ सिविलाइजेशन वो डिस्पर्स कर गए होंगे, बट उनका जो कल्चर और उनका जो नॉलेज था वो आज तक हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो चाहे वो कॉटन की फार्मिंग हो या एग्रीकल्चर में राइस व्हीट पल्सेस ग्रो करना हो और प्लॉ यूज करना हो, आज तक भी मॉडर्न फार्मर प्लॉ यूज करते हैं। पल्सेस क्या है? अ कैटेगरी ऑफ प्लॉ दैट इंक्लूड बीन, पीज एंड लेंटिल्स, जो दाल कहते हैं। ठीक है, अब ये प्लॉ यूज करते थे, ये कैसे पता चला? स्मॉल क्ले मॉडल मिला है, मतलब क्ले मॉडल मिले हैं जैसे बनावली हरियाणा में, जिससे अब क्ले मॉडल मिला तो उनको पता है कि इसका बड़ा भी मॉडल एग्जिस्ट करता होगा। जैसे कि नहीं, आज भी बच्चों में क्यूरियोसिटी रहती है, खिलौना जो रियल लाइफ की चीजों का खिलौना होता है। जैसे मॉडर्न बच्चे वो फायर फाइटर के कार और ट्रैक्टर यूज करते हैं, तो हो सकता है उस टाइम के बच्चे वो कार्ट से खेलते होंगे, वो भी एग्जिस्ट करता है, और इस तरह के हल के क्ले मॉडल से खेलते होंगे। तो सेम, बच्चे हों बड़े हों वो सेम ही है हर टाइम पे। ठीक है, तो इसे वो एग्रीकल्चरल टूल भी यूज करते थे। ठीक है, तो उनका एग्रीकल्चर टूल के बारे में पता था और एग्रीकल्चरल के दूसरे क्रॉप्स के बारे में भी बहुत ज्यादा उनको पता था। दिस intense agricultural activity was managed by the hundreds of the small रूरल साइट और विलेज। तो ये जो इंटेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी, इंटेंस मतलब ऐसा नहीं कि सबसे बस इंटेंस होता है जब कोई चीज बहुत डेंस फॉर्म में होता है, मतलब उसकी आउटपुट बहुत ज्यादा होता है। एक है कि तुम पूरा लैंड ले लो, उसमें कहीं कहीं बो दो और उसको फिर काट लो, तो वो इंटेंस फार्मिंग है, वो ऐसी फर्जी फार्मिंग। एक में तुम पूरा लैंड को अच्छे से यूज कर रहे हो, हर जगह पे जहां जितना हो रहा है वहां पे तुम फार्मिंग यूज करो ताकि ज्यादा उससे ईल्ड ले पाओ, तो वो तुम्हारा एक तरह से इंटेंस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो जिसका प्रोडक्शन ज्यादा हो। ठीक है, तो इंसेंटिव एग्रीकल्चर जिसमें ईल्ड फ्रॉम रिलेटिव स्मॉल एरिया पर ज्यादा हो, और वी नो दैट कि ईल्ड का ज्यादा होना बहुत जरूरी था, ताकि क्योंकि उनको खुद को नॉट ओनली खुद को सपोर्ट करना था, वो बड़े बड़े सिटीज और उनके लोगों को भी सपोर्ट करना था, जैसे आज तक होता है। ठीक है, और यह जो एग्रीकल्चर है सिटी में तो नहीं होगा, क्योंकि सिटी में तो ड्रेनेज सिस्टम है, ब्रिक्स के हाउसेज है, तो ये उन सिटीज के आसपास के जो आज जैसे होता है, जैसे आज भी शहरों का खाना गांव से आता है, तब भी जो मोहनजोदारो हड़प्पन टाइप के शहर होते थे उनका जो खाना होता था वो आसपास के स्मॉल रूरल विलेजेस से आता था। ठीक है, तो सेम इस तरह का स्ट्रक्चर होगा कि जो बड़ी सिटी है, ये बड़ी तुम्हारी सिटी है, और लिटरली इस तरह की चकुट्टी सिटी होती थी, और सिटी जो डिजाइन भी होती थी, जो इसके स्ट्रीट्स होते थे। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, ये ना थोड़ा सा बकवास। तो जो सिटी होती थी ना, ये एकदम कार्डिनल उसमें डिजाइन होती थी, जो एनसीईआरटी में लिखा है कि ये जो इसके स्ट्रीट होते थे वो इसको फॉलो करते थे, उनको डायरेक्शन का बहुत आदत था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो ना एग्जैक्टली सिटी भी इसी डायरेक्शन में डिजाइन करते थे। मैं टिल्ट हो रहा हूं जस्ट, तो उसका तुम्हारा रोड और उसके छोटे छोटे रोड और उसके वो ये सारे इसी डायरेक्शन को फॉलो करते थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, रैंडम डायरेक्शन नहीं होता था उनका। प्लस सिटी के आसपास अलग अलग विलेज होंगे। ठीक है, इन विलेज के अराउंड फार्म लैंड होंगे जिससे फार्मिंग से फूड आता होगा। सेम इस तरह का स्ट्रक्चर। The intense agriculture activity was managed by hundreds of small rural villages. Then, as now, the cities could survive only if enough agricultural produce from the rural area reach them on the daily basis. जैसे आज की सिटी सरवाइव करती है अगर हर दिन दूध और अलग अलग खाने का मटेरियल, फल वल, खासकर फल और सब्जी तो डेली ही लाना पड़ता है। चावल वावल भलो स्टोर करके रख लो शहर में, बट आज भी शहर में सब्जी, फ्रूट्स हुआ, मिल्क हुआ, इनका सप्लाई रूरल एरिया से हर दिन आना इंपॉर्टेंट होता है शहर के सर्वाइवल के लिए। उस टाइम भी यही था। ठीक है, उस टाइम भी जो हड़प्पा हुआ, मोहनजोदारो तरह बड़े सिटीज थे, उनका
जो भी फूड था, वेजिटेबल हुआ, ग्रेन्स तो ग्रैनरी में स्टोर होंगे, बट वेजिटेबल्स हो गया या मिल्क होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये डेली बेसिस पर गांव से आता था। तो एक तरह से एक्टिव इन एंड आउट सिस्टम था शहर और गांव में, जैसा आज रिलेशन है वैसा तब भी था रिलेशन। Then as now, the cities could only survive if the agriculture produced from the rural area reached them on daily basis. तो एक तो enough agriculture, enough प्रोड्यूस भी करें ताकि वो खुद की भी नीड पूरी करे और भेज भी पाए, और वो जो भेजना हो वो डेली बेसिस पे भी भेजने का कोई ना कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता हो। द हरप्पन ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड नंबर ऑफ एनिमल्स। अब फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो हरप्पन ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फॉर मीट कंजप्शन। तो मोस्ट प्रोबेबली मीट कंजप्शन के लिए करते होंगे, क्योंकि फूड उस टाइम ऐसा नहीं था, कोई सुपरमार्केट नहीं था। तुम अपना फूड जितना डाइवर्स रखोगे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल है सर्वाइवल का, वो डाइवर्सिटी है। हर चीज में देखोगे कि जहां भी डाइवर्सिटी होती है, जिस कम्युनिटी में भी डाइवर्सिटी होगी, जिस कंट्री में भी डाइवर्सिटी होगी, उसका सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन में भी जिनमें ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो कम्युनिटी ज्यादा सर्वाइव करती है, जिनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगी वो स्पीशीज या कम्युनिटी कम सर्वाइव करती है। तो उसी तरह से जो लोग की फूड डाइवर्सिटी ज्यादा रहेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सोसाइटी होगी उस टाइम में जो सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है अपने फूड के लिए, तो मान लो किसी साल सूखा पड़ गया, एग्रीकल्चर में पेस्ट लग गए, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी वो सोसाइटी, क्योंकि वो तो बस एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। बट अगर किसी ने अपना फूड बास्केट डाइवर्स रखा है, एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट हम खाएंगे, हम जंगल से फल वल और बेरीज तोड़ के भी लाएंगे, हम रिवर से मछली भी पकड़ेंगे, समुद्र से भी मछली पकड़ेंगे, प्लस गोट और दूसरे एनिमल्स भी हैं जिनका मीट भी हम कंज्यूम कर सकते हैं, एग कंज्यूम कर सकते हैं, मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं। तो वैसी सोसाइटी के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे। कभी सूखा पड़ गया तो भाई मछली और मीट खा के रह लो, और कभी अगर जब सूखा नहीं है तो अपने शौक के हिसाब से खा। तो हरप्पन ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड नंबर ऑफ एनिमल फॉर देयर मीट कंजम्पशन, फिश बोन्स इन द रिवर एंड इन द सी। और मीट कंजम्पशन के लिए क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो अब मान लो कि मीट, अब तुमको सोसाइटी में जब खुदाई हुई, अगर वहां पे पूरा एनिमल का बोन वैसा मिला जैसे कि आज जानवर फॉसिल के फॉर्म में मिलता है, पूरा जानवर, सारे जानवर की हड्डी वैसे मिला है, तो तुम नहीं बोलोगे कि वो सोसाइटी जानवर को खाती थी, क्योंकि जानवर तो पूरे हैं ना। लेकिन अगर किसी सोसाइटी में छोटे छोटे बोन्स मिलते हैं, तुमको गोट के छोटे छोटे बोन्स मिलते हैं, शीप के छोटे छोटे बोन्स मिलते हैं, टूटे बोन्स, कहीं हाथ के बोन, कहीं ये बोन, तब तुम यू कैन बी श्योर कि वहां पे मीट कंजम्पशन होता था। लोग ऐसा जानवर भी खाते थे पका के, उनको काट कूट के, ठीक है। तो ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि जहां पे शीप का बोन मिल गया, अरे यहां पे शीप खाया जाता था, क्यों भाई ये तो पूरी शीप है, क्या ऐसे पूरा निगल गए थे वो? नहीं, अगर वहां पे छोटे छोटे बोन्स मिले, कभी पॉट में मिल गए या कभी इस तरह के मिल गए, देन यू कैन बी श्योर कि वो मीट कंज्यूम करता था, ठीक है। तो दे डोमेस्टिकेटेड अ नंबर ऑफ एनिमल फॉर मीट कंजप्शन, प्लस फिश भी वो खाते थे क्योंकि फिश के भी बोन्स मिले हैं। इन द रिवर्स एंड इन द सीज, ऑब्वियसली रिवर और सी की फिश भी अलग अलग होती है, तो तुम बोन से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रिवर फिश है या सी की फिश है। तो वी नो दैट कि हड़प्पन्स अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियसली सीरियल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मीट भी कंज्यूम करते थे एनिमल से, और फिश भी खाते थे, फिश फ्रॉम द बोथ रिवर्स के भी और सी के भी। इसके अलावा वो मिल्क प्रोडक्ट, उसके बाद ये हो गया। दिस इज ऑल्सो नोन फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड फिश बोन्स फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन। सो ऑब्वियसली फिश बोन्स मिलता है तब तो क्लियर होता है, पूरा फिश बोन्स भी मिला तो यू कैन बी श्योर कि लोग खाते ही होंगे। एनिमल बोन छोटे छोटे फ्रेगमेंट में मिलने चाहिए, देन यू कैन बी श्योर कि वो पका के खाए गए हैं। What did हरप्पन कुकिंग पॉट कंटेंट्स, एक तरीका ये लिखने का, हरप्पन के कुकिंग पॉट कंटेंट्स, इसका मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ना तो क्या उस टाइम पे खाया जाता था, इसके लिए वो खुदाई पे भी डिपेंडेंट रहते थे कि डिग करके देख लिया, एक सेकंड रुक जा, ठीक है। प्लस जो उनका कुकिंग पॉट था उसको भी एनालाइज करते थे। कभी हो सकता है कोई खाना बना के बेचारा निपट गया हो या भूल गया हो, तो उसका खाना उस कुकिंग पॉट में सरवाइव करेगा, तो उसको एनालाइज करके तुम बता सकते हो कि क्या क्या लोग या खाए, या किसी ने बर्तन खाना बनाया और बर्तन ही नहीं धोया, सो उसके लिए खराब था लेकिन हमारे लिए अच्छा हो गया क्योंकि हमें उससे चीजें पता चली। अब देखते हैं कैसे। तो कुकिंग पॉट को एनालाइज करके साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द क्ले पॉट, क्योंकि क्ले चीजें एब्जॉर्ब भी कर लेता है या उसमें रह गया, प्रोवाइडेड सम आंसर बोथ
एक्सपेक्टेड वन, अब एक्सपेक्टेड वन जैसे डेयरी प्रोडक्ट के बहुत सारे एग्जांपल मिले। इसका मतलब कि जो एनिमल को वो डोमेस्टिकेट करते थे, उसको मीट भी कंज्यूम करते थे, प्लस उनका दूध भी दूते थे, ठीक है। उनसे डेयरी प्रोडक्ट तुम्हारा कुछ भी हो गया, डेयरी प्रोडक्ट तुम्हारा मिल्क हो गया, तुम्हारा कर्ड हो गया, तुम्हारा पनीर, चीज, ये सारा डेयरी प्रोडक्ट हो गया। एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, बट डेयरी प्रोडक्ट के एविडेंस मिले हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, एक्सपेक्टेड है। और कुछ सरप्राइजिंग भी मिले हैं। सरप्राइजिंग वन रिमेन सच एज टर्मरिक, जिंजर एंड बनाना। तो टर्मरिक, हल्दी, जिंजर, यानी कि वो लोग टेस्ट के भी शौकीन थे, स्पाइसेस एग्जिस्ट करते थे। हल्दी हो गया, जिंजर तुम्हारा अदरक हो गया, और बनाना, केला भी था। तो क्लियरली देयर डाइट वाज क्वाइट डाइवर्स, और ये वन ऑफ द रीजन था उनके सर्वाइवल का इतने साल तक, क्योंकि उनका डाइट बहुत डाइवर्स था। तो वी हैव सीन कि उनका डाइट में क्या क्या था। उनके डाइट में तुम्हारे सीरियल्स थे, जैसे बार्ली, व्हीट, मिलेट्स हो गए। उनके डाइट में तुम्हारे पल्सेस थे। उनके डाइट में तुम्हारे वेजिटेबल्स थे। ऑब्वियसली कॉटन फार्मिंग था, डाइट नहीं था। उसके अलावा उनके डाइट में तुम्हारे मीट था। उनके डाइट में तुम्हारा फिश था, फिश भी दोनों रिवर के, सी के फिश। उनके डाइट में तुम्हारा डेयरी प्रोडक्ट था, जैसे मिल्क, कर्ड, चीज जो भी हो उसमें, पनीर जो भी हो। उसके अलावा उनके डाइट में स्पाइसेस थे, जैसे टर्मरिक, जिंजर, बनाना। अब ये सारी के एविडेंस मिले, हो सकता है कुछ और अलग स्पाइसेस भी यूज करते होंगे जिसके एविडेंस नहीं मिले, सो वी कांट बी श्योर जो भी है। तो लेकिन जिनके एविडेंस मिले हैं वो उस हिसाब से भी नो कि उनका जो डाइट था क्वाइट डाइवर्स था और मस्त खाते पीते थे। अब ये है कि इमेजिन यू कुक अ मील एट हरप्पन हाउस, व्हाट डिश वुड यू प्रिपेयर बेस्ड ऑन द डेटा गिवन अबव। अब अपने हिसाब से तुम चुन लो यार, तुम वेजिटेरियन हो तो तुम बोलो मैं पुलाव बनाऊंगा टर्मरिक हल्दी डाल के मस्त। अगर तुम को चिकन मटन अच्छा लगता है तो तुम बोलो कि यार मटन बनाएंगे उसमें पूरा जिंजर विंजर डाल के। सो व्हाटएवर, जस्ट फन फॉर फन। ठीक है, तो ये था हरप्पन का वाटर मैनेजमेंट और उनका फूड के बारे में हमने आज के क्लास में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट देयर ट्रेड। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एस्पिरेंट। जय हिंद।